नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं भूगोल अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। ये जो चैप्टर है आपका, चाहे आपका सीटेट का पेपर हो, चाहे आपका यूपी टेट का पेपर हो, चाहे आपकी कक्षा के पेपर हो, ये चैप्टर आपका बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके क्वेश्चन थोड़े से डीपली पूछे जाते हैं, घुमाकर पूछे जाते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। कि जो स्थल मंडल है ना, वो अनेक प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती हैं। कि जो प्लेटें होती हैं बहुत धीमी गति से घूमती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। तो ये लाइन बहुत ज़रूरी है आपकी कि प्रत्येक वर्ष जो है केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है कि पृथ्वी के अंदर ना जो मैग्मा होता है वो बहुत गर्म होता है। उसके गर्म होने के कारण जब वो ना ऊपर आ जाता है, जब वो ऊपर आता है तो वो हवा लगने के कारण ना ठोस हो जाता है। जब वो ठोस हो जाता है फिर उस पर दबाव पड़ने लगता है। दबाव पड़ने के कारण ना दोबारा से वो फिर से वापस चला जाता है पृथ्वी के अंदर। इससे क्या होता है कि ये गति चलती रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है और ये हमेशा इस तरीके से ही घूमता रहता है। अब जब ये घूमता है, इससे क्या होता है कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। इसके कारण क्या क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गतियों को उनके बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं ना, उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। इसके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे इसमें एंडोजेनिक फोर्स लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए एंडोजेनिक फोर्स क्या है। अंतर्जनित बल है, ठीक है। एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं, मतलब जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं वो हमारे बहिर्जनिक बल हो गए, और जो पृथ्वी के अंदर भाग में घटित होते हैं वो हमारे अंतर्जनित बल हो गए, ठीक है। अब बहिर्जनिक बल को क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से पूछा जाता है आपका क्वेश्चन। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। तो जो अंतर्जनित बल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, कभी कभी तो बहुत धीमी गति उत्पन्न कर देते हैं और कभी कभी ना बहुत तेज़ गति उत्पन्न कर देते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक हानि हो जाती है। कि इसके कारण क्या होता है कि भूकंप भी आ जाता है, ज्वालामुखी भी आता है, जिससे कि ना पृथ्वी की सतह पर बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ हो गई। अब अंतर्जनित बल में क्या क्या हो रहा है? आकस्मिक बल हो गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गई, भूस्खलन हो गया। बहिर्जनित बल में क्या हो गया? अप्रदान और निपेषण हो गया, जैसे नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हेमनद। तो यहाँ से ना ये पूछ लिया जाता है कि अंतर्जनित बल में क्या क्या है, बहिर्जनित बल में क्या क्या है, तो आपको याद रखना है। ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलते हैं। अब हम इसे समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर बहुत गर्म पदार्थ होता है जिसको हम मैग्मा बोलते हैं। जब वो मैग्मा बहुत गर्म होने के बाद उस पर दबाव पड़ने के बाद ना वो पृथ्वी की सतह पर किसी छिद्र के बहाने या दरार के बहाने वो बाहर आ जाता है, तो उसको हम ज्वालामुखी कह सकते हैं। तो वो जो जो बाहर आता है उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि इसमें गैस हो सकती है, इसमें राख हो गई, ये पदार्थ इसमें से निकलते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे, जो शब्द ज़्यादा पूछा भी जाता है, एंडोजेनिक शब्द पूछा जाता है, एक्सोजेनिक शब्द पूछा जाता है। इनके बारे में ये पूछ लिया जाता है कि ये एंडोजेनिक कौन सा है। आपको पता होना चाहिए एंडोजेनिक आंतरिक हो गया, एक्सोजेनिक बहिर्जनिक हो गया। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे भी गए और पूछ लिया भी जाता है। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी के सतह पर कंपन होता है। तो आपको ये लाइन बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, यहाँ से पूछा जाता है। स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी के सतह पर क्या होता है? कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। कि जो कंपन होता है ना पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, तो इस कंपन को क्या कहते हैं? हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, जो भूपट्टी के नीचे जहाँ पर ये स्थान देख रहे हैं, जहाँ पर हम यहाँ पे उद्गम केंद्र लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होता है? कंपन आरंभ होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, जैसे अधिगम केंद्र, यहाँ पे क्या होता है? जब भूकंप आता है तो इस अधिगम केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगे के रूप में गमन करती हैं। अधिगम केंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है। कि जब ये धीरे धीरे प्लेटें घूमती हैं और जो ये भूकंप आता है तो क्या होता है कि इससे कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है अधिगम केंद्र के निकट वाले भाग को होता है। एवं अधिगम केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की जो तीव्रता
धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कि अधिगम केंद्र से जितने भी थोड़े थोड़े दूरी पर जाते हैं ये प्लेटें होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि भूकंप की जो तीव्रता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या मेन ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये पूछ लेंगे भूकंप किससे कहते हैं। स्थलमंडी प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी के सतह पर कंपन होता है और ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, तो इसे क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है। वह स्थान, भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर निकट स्थान अधिगम केंद्र। यहाँ पे क्या होता है, जब ये प्लेटें घूमती हैं इससे क्या होता है कि सर्वाधिक जो नुकसान होता है, जो भूकंप आता है वो अधिगम केंद्र के पास आता है। यहाँ पे सर्वाधिक नुकसान होता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाकी जो अधिगम केंद्र के बाहरी के भाग हैं उनमें क्या होता है कि भूकंप की जो तीव्रता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ से जो ज़्यादातर पूछा जाता है ये पूछ लिया जाता है, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे हो गया, है ना, एस तरंगे हो गया, एल तरंगे हो गया, तो यहाँ से पूछा जाता है। अब यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। कि भूकंप की भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, ये संभव नहीं है कि भाई इस तारीख को इस दिन इतने टाइम पर भूकंप आएगा, लेकिन हम अगर चाहें तो हम पहले से ही इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते थे। जैसे कि जो पहले के लोग हो गए, जो अधिकतर गाँवों में रहते थे, तो वो ना अनुमान लगा लेते थे कि भाई अब कुछ घटना होने वाली है, कुछ होने वाला है। जैसे कि जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन हो गया, तालाब में मछलियों का उत्सर्जना हो गया, सांपों का धरातल पर आना हो गया, इससे पता चल जाता था कि अब भूकंप आने वाला है। इस तरह लोग ना पहले ही धारणा लगा लेते थे कि भाई अब ना यहाँ पे कुछ होने वाला है। यहाँ पे जो जानवर हैं वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो उससे भी लोग क्या करते थे कि आइडिया लगा लेते थे कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। बहुत पूछा गया है क्वेश्चन आपका कि भूकंप का मापन जो होता है कि यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, तो ये भी जरूरी है किस पे मापी जाती है इसकी तीव्रता, रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। मतलब जिसकी जो 2.0 पे आता है उसका प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वो वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। कि वो क्या कर सकता है कि जो 5.0 वाला है वो क्या करता है कि जो भूकंप आता है इससे ना वस्तुएं गिर सकती हैं, तो इससे थोड़ी सी हानि हो सकती है। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वो बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे यही समझना है कि 6.0, 7.0 ये जो भूकंप आते हैं सर्वे शक्तिशाली होते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही क्षति पहुँचती है। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें जहाँ पर आग वाले स्थान हो, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाले खिड़कियाँ हो, दर्पण हो, तस्वीरें हो, फ्रेम हो, तो इनसे क्या होना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। मुख्य स्थल कृतियाँ। अपक्षय और अपरदन नामक 2 पराक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सैलों को टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थल कृतियों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो ये समझने वाली चीज़ है आसान तरीके पे। अपक्षय क्या होता है, जो अपक्षय होता है वो चट्टानों को उसी जगह पे टूटना होता है। जैसे कि मान लो बारिश से, धूप से अब जो पत्थर है वो धीरे धीरे टूट जाते हैं, लेकिन वो जो पत्थर होते हैं वो वहीं पड़े रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। अब अपरदन की क्रिया में क्या होता है, जो वहाँ पर पड़े रहते हैं तो नदी, हवा, समुद्री लहरें ये क्या करती है, अपने साथ ना उन पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपरदन कहते हैं। तो यहाँ से आपका ये पूछा जाता है। और जो सबसे ज़रूरी पूछा जाता है, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला का एंजल जलप्रपात है। जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित
न्यायग्रा जलप्रपात है। और अफ्रीका में जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नदी के कार्य। तो नदी के कार्यों में यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भाई नदी के कार्य, नदी जो होती है कैसे वो अपने कार्य करती है। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। तो हम यहाँ पे आसान तरीके से समझेंगे ताकि हमें ये पता चले कि भाई इसका पूरा कार्य क्या होता है नदी का। जब नदी किसी खड़े ढलान वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढलान वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। मतलब जब नदी ऊंचाई से नीचे गिरती है, बहुत ऊंचाई से सीधे नीचे गिरती है ना वो, तो इससे क्या होता है, जलप्रपात बनता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सीधे ऊंचाई से नीचे गिरी है तो इससे क्या हो रहा है, जलप्रपात बन रहा है। नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो नदी होती है जब उसको सीधा रास्ता नहीं मिलता तो बिल्कुल वो सांप की तरह ना टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है। तो जो सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है तो उसको विसर्ग कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि विसर्ग के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निपेक्षण शुरू हो जाता है। विसर्ग लूप के सिरे के निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं और एक झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। अब हम समझेंगे समय के साथ क्या होता है कि नदी का मोड़ इतना बढ़ जाता है कि एक दिन ना वो अपना सीधा रास्ता बना लेती है। जो उसका पुराना मोड़ होता है ना वो अलग हो जाता है। जो पुराना मोड़ उसका अलग हो जाता है तो उसको हम चाप झील कहते हैं। इसको हम अर्धचंद्राकार झील भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं चाप झील जो है बिल्कुल आधे चांद की तरह बनी होती है। फसल स्वरूप कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। कि नदी क्या होता है, कभी कभी अपने तटों से बाहर बहने लगती है तो बाढ़ के कारण नदी के तटों पर निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मट्टी व अन्य पदार्थों को निपेषण करती है। ऐसी मट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। कि जो क्या करती है अपने साथ जो मट्टी और पदार्थ लेके आती है उसको क्या कहते हैं, हम अवसाद कहते हैं। इसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है कि जो अपने साथ मट्टी और पदार्थों को लेकर आती है तो इसे बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। अब क्या होता है इसके बाद कि बार बार मिट्टी जमा होने के कारण नदी के जो किनारे होते हैं ना वो ऊंचे हो जाते हैं। जब नदी के किनारे बार बार मिट्टी जमा होने के कारण ऊंचे हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब बार बार जो नदी मिट्टी लाती है और मिट्टी लाकर जमा करती है तो उसके किनारे जब ऊंचे हो जाते हैं इसे तटबंध कहते हैं। जब नदी समुद्र के पास पहुंचती है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रभाव जो होता है वो धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका भी कहा जाता है। तो क्या होता है जब नदी समुद्र के पास पहुंचती है तो उसका प्रभाव जो हो जाता है बहुत कम हो जाता है। इन्हें वितरिका भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, इनको क्या कहते हैं, वितरिका भी कहते हैं। आपको याद रखना है ये जो वितरिका होती है ना कई नदियों में बढ़ जाती है। जो मुख्य नदी होती है वो क्या होता है, कई नदियों में बढ़ जाती है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वो अपने साथ लाए मलबे का निष्पेषण करने लगती है। कि यहाँ पर क्या होता है कि नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाई मट्टी हो गया वो समुद्र के किनारे पर जमा कर देती है। जब ये समुद्र के किनारे पर जमा कर देती है ना, जो भी मट्टी हो गई, जो भी पदार्थ हो गए, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपको याद रखना है। तरंगे के कार्य, समुद्री तरंगे के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलकृतीय बनाते हैं। समुद्री तरंगे जो होती हैं, जो समुद्री लहरें होती हैं, वो क्या करती रहती हैं कि बार बार चट्टानों से जब टकराती हैं तो उसमें क्या होता है, जो चट्टान होती है उनमें दरार विकसित हो जाती है। समय के साथ ना ये दरार जो होती है बड़ी और चौड़ी होती चली जाती है, जिससे क्या होता है इनमें जो होती है वो समुद्री गुफा का निर्माण होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि समुद्री गुफा बनी हुई है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे समुद्री लहरें ना चट्टानों से टकराना बंद नहीं करती हैं, हमें हमेशा लगातार टकराती रहती है। इससे क्या होता है, केवल इनमें छत बच जाती है। जब केवल इनमें छत बच जाती है इससे क्या होता है कि तटीय मेहराब बनते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसके पास केवल छत है तो इससे क्या बन रहा है, तटीय मेहराब बनना है। इसके आसपास का हिस्सा जो है वो पानी ने काट दिया है। पानी के साथ जितने भी पदार्थ करना है उन्होंने इसके हिस्से को काट दिया है। इसके बाद क्या है, केवल लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और लगातार ये अपर्दन होता रहता है। इसके बाद केवल दीवार ही बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। कि आपने यहाँ देखा होगा केवल दीवार बच रही है, तो जो दीवार जैसी आकृति है इसको क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए उच्च शैली तटों को समुद्र भ्रुक कहते हैं। कि जो समुद्री जल के ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जैसे समुद्री पुल मान लो, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुल का निर्माण करती है। कि जो समुद्री तरंगे होती हैं वो क्या करती हैं, किनारों पे कंकड़ ले आती हैं, छोटे मोटे पत्थर ले आती हैं, बजरी ले आती हैं। इससे क्या होता है, वो धीरे धीरे ना समुद्री पुल बनना शुरू हो जाता है।
हेमनद के कार्य, हेमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, याद रखना। हेमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से, कि जो हेमनद चलते हैं तो अपने नीचे से नीचे मट्टियों को लेकर चलते हैं, पत्थरों को लेकर चलते हैं, कंकड़ों को लेकर चलते हैं, जो चट्टान होती है उनके छोटे टुकड़ों को लेके चलते हैं। जब ये इतनी सारी चीज़ों को लेकर चलती है, तो ये क्या करती है, चट्टानों को धीरे-धीरे काटना शुरू कर देती है। इससे क्या होता है कि वहाँ का दृश्य बदल जाता है और वहाँ पे ना छोटे-मोटे गड्ढों का निर्माण हो जाता है। जो गर्त होते हैं बिल्कुल कटोरियों जैसे बन जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि मौसम का बदलाव हो जाता है, और जब मौसम में बदलाव होता है, जैसे हल्का सा गर्म होता है, तो जो बर्फ़ होती है उनमें पिघलकर जल भर जाता है और वहाँ पर सुंदर झील बन जाती है। हेमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल हो गए, रेत हो गए एवं तलछट हो गए, मट्टी हो गई, निक्षेपित हो गए। ये क्या करते हैं, निक्षेप हेमनद हिमोड़ का निर्माण करती है। पवन के कार्य, रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्र के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। ये छत्रक सेल बनते कैसे हैं? पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटता है, कि जब हवा चलती है तो ये क्या करती है कि जो नीचे का भाग होता है वहाँ से बहुत सारा रेत उड़ाकर ले जाती है। जब नीचे के भाग से बहुत सारा रेत उड़ाकर ले जाती है तो नीचे का जो भाग होता है वो कट जाता है, ऊपर के भाग की अपेक्षा ऊपर का भाग जो होता है वो कम कटता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल आप देखोगे तो छतरी के आकार के देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल जो आकृति बन जाती है और मशरूम की तरह देखने को मिलेगा, जिसको हम छत्रक सेल कहते हैं। पवन चलने पर, जब पवन चलती है तो अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है, जब ये हवा चलती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेत को पहुंचाती है, तो वो ना जहाँ पर इसका बहाव रुक जाता है, जहाँ हवा चलनी बंद हो जाती है, तो वहाँ क्या करता है, जो हवा होती है वो रेत को इकट्ठा कर देती है और छोटी सी पहाड़ी बन जाती है वहाँ पे। तो इसको हम बालू डिब्बा कहते हैं। ये भी पूछा जाता है बालू डिब्बा किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं, जो बालू कण ना बिल्कुल महीन होते हैं, हल्के होते हैं, तो हवा ना उनको बहुत दूर तक ले जाती है, और जब हवा उनको बहुत दूर तक ले जाती है तो वहाँ जाकर क्या होता है, ये कण ना जम जाते हैं। तो जम जाने के कारण इनको क्या बोलते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, तो इनको लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है चीन में क्या पाए जाते हैं, विशाल लोयस पाए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। मैंने कोशिश करी है कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा सकूं, ताकि आप समझ सको। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।